जी सर। मॉर्निंग सर। कैसे हैं चंद्रशेखर जी? सर अच्छा सर। और सब बढ़िया। हाँ, सर अच्छा सर। लॉकडाउन में बाल बहुत बढ़ गया ना। हाँ सर, बाल कटवा नहीं पा रहे सर। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग का भी वही बात है। सर सर गुड जी सर। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं विक्रम? आप कैसे हैं सर? हाँ बढ़िया। समझ में सब आ रहा है सब बात? जी सर, और हाँ, स्लाइड्स पढ़ते भी हैं हम लोग सामने। अच्छा स्लाइड पढ़ते हुए हैं। चलिए अच्छा है। पीछे जो हम लोगों ने क्या पढ़ाई किया था? दो मिनट। मार्ग चयन तो अलग अलग तरह के कौन कौन से मार्ग होते हैं और उसमें क्या क्या हो रहता है। मार्ग और लगता है भूमि चयन भी किए थे ना हम लोगों ने। जी, मार्ग उससे विचार पहले क्या, और भूमि चयन भूखंड की पहले क्या। आकृति। हाँ, भूखंड का। तो मार्ग की चयन में हम लोगों ने देखा होगा कि सभी तरह के मार्ग में कुछ अच्छाई है, कुछ खराबियां हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो मार्ग है उत्तर और पूर्व की मार्ग कही गई होगी। वही कहा गया था ना, उत्तर पूर्व की मार्ग जो है सबसे अच्छी मार्ग बताई गई होगी। क्योंकि इस तरह की मार्ग पे अगर किसी तरह की भूखंड की निर्माण करी जाए तो ऑटोमेटिकली उसमें वास्तु की सारी एप्लीकेशन उसमें आ जाता है। जैसे आप उत्तर पूर्व से अगर घर के प्रवेश द्वार बनाएंगे, उत्तर या पूर्व की तरफ होगा तो उत्तर या पूर्व से, तो उत्तर पूर्व ऑटोमेटिकली आपकी खाली होगी और ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण आपकी दक्षिण और पश्चिम की तरफ होगी। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। और उत्तर पूर्व की मार्ग या उत्तर पूर्व की दोनों की मार्ग अच्छी मार्ग कही जाती है। भूमि के चयन में भी विभिन्न प्रकार के सेब की हमने चर्चा किया होगा कि कौन सा सेब किस तरह का अच्छा होता है। तो जो हम लोगों ने जो चर्चा में समझा जाना, उसमें जो वर्गाकार भूखंड है और जो आयताकार भूखंड है वो अच्छा भूखंड है। और किसी भी तरह का इरेगुलर शेप की भूखंड, अनियमित आकार की भूखंड कहीं न कहीं किसी न किसी तरह का दुष्प्रभाव का एक कारण बनता है, जो विभिन्न प्रकार के भूखंडों पे हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। तो इस तरह जो भूखंड के जो चारों कोण संपूर्ण हो, मतलब कि चारों कोण जो 90 डिग्री का हो, वो सर्वोत्कृष्ट भूखंड उसे हम मानते हैं वास्तु के दृष्टिकोण में। और इसकी तथ्य और कारण पे भी हमने चर्चा किया कि क्यों हम मानते हैं, ऐसा क्यों कही जाती है, इसका क्या आधार है, तो उस पर भी हम लोगों ने पिछले क्लासेज में चर्चा किया। लेकिन आमतौर पर जो है वर्गाकार या आयताकार भूखंड मिलने में कठिनाई होती है। कहीं ना कहीं भूखंड अनियमित आकार का होता है, इरेगुलर शेप का होता है। तो उसे हम उस भूखंड को भी समझ लें कि जो कुछ बढ़ी हुई होती है, कुछ घटी हुई होती है, तो भूखंड हमें क्या फल देता है, क्यों फल देता है, उसका फल देने का जो तथ्य है, क्या तथ्य है, क्या कारण है, उसको भी थोड़ा हम लोग समझ लें। उसके बाद जो आपकी वास्तु की मूल चैप्टर है गृह वास्तु, तो गृह रचना की ओर हम चले आएंगे। अपने वास्तु में जो मेरा मूल तत्व है रेसिडेंशियल वास्तु का, उसमें हम चलेंगे। यहाँ तक कि जो है ये वास्तु रत्न और वास्तु शास्त्राचार्य की कोर्सेज करीब करीब समान रूप से रखी गई है। इसलिए रखी गई है कि अगर ये फंडामेंटल कंसेप्ट को नहीं बताई जाए तो आगे समझ पाना बड़ा मुश्किल होगा। आगे की जो बात जो हम करेंगे उसमें समझने में काफ़ी दिक्कतें आएगी और वो पता नहीं चल पाएगा कि ये क्यों कही जाती है, इसका क्या कारण है, क्या तथ्य है, इसके पीछे की कोई ऐसी बात है भी कि नहीं। तो लेकिन जनरली जो हम देखते हैं कि किसी भी भूखंड का कोई क्षेत्र बढ़ा हो तो उसका क्या फल होगा, यह बात भूखंड के आकार प्रकार पर भी निर्भर करती है। कभी कभी कोई कोण देखते हैं कि छोटा भी होता है, मतलब 90 डिग्री से छोटा होता है या बड़ा भी होता है। इसे हम अभी अभी वर्तमान समय में आज की कक्षा में इसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि कोई भी कोण बड़ा या छोटा हो करके वो हमें क्या फल देता है, क्या नुकसान करता है,
क्या फायदा देता है। और ये जो जिस कोण पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये एक ये आपने फिगर में देखा, ईशान वृद्धि भूखंड है। ये इसके में इस भूखंड में जो हम देख रहे हैं, इसमें उत्तर का भी क्षेत्र बढ़ा हुआ है और पूरब का भी क्षेत्र बढ़ा हुआ है, और उत्तर पूरब का भी क्षेत्र बढ़ा हुआ है। तो इसे हम ईशान वृद्धि भूखंड कहते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड प्लॉट इसे हम कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट की प्लॉट के रूप में हम जानते हैं। इस तरह का भूखंड जो है हमें क्या फायदा देता है, क्या नुकसान देता है, इसके बारे में हम अभी समझेंगे, हम अभी जानने का प्रयास करेंगे। ईशान जो क्षेत्र है कि जमीन बढ़ी हुई हो, तो उसमें जो हमें जो सबसे बड़ी खूबी दिखाई पड़ती है कि आप सब जानते हैं कि ईशान क्षेत्र पे देवगुरु बृहस्पति का अधिकार है, गुरु का अधिकार है। तो ऐसे भूखंड को इस वृद्धि या गुरु वृद्धि भूखंड कहते हैं। इस तरह के भूखंड को हम क्या कहते हैं? इस वृद्धि या गुरु वृद्धि भूखंड कहते हैं। उत्तर पूर्व का क्षेत्र अर्थात ईशान क्षेत्र में परमपिता परमेश्वर अर्थात ईश्वर का वास माना गया है, और कहा जाता है कि गुरु ग्रहों में गुरु का भी वास यहाँ होता है। तो उत्तर पूर्व की दिशा में जमीन बढ़े होने से क्योंकि गुरु की कृपा में वृद्धि हो जाएगी। गुरु का अपना जो अधिकार है, आध्यात्मिक चेतना का विकास का उसकी अधिकार है, तो आध्यात्मिक चेतना की विकास में वृद्धि हो जाएगी। साथ ही धर्म, अर्थ, संतान, बुजुर्गों का सुख, इन सभी चीजों में वृद्धि हो जाएगी। उस पे जो मकान बना के हम वास करेंगे या निवास करेंगे, तो उसमें समृद्धि और भाग्य की अच्छी प्राप्ति होती है। कहा जाता है इस तरह के भूखंड पे बुजुर्गों का सम्मान अधिक रूप से देखी गई है। इस तरह की भूखंड पे कहा जाता है कि स्पिरिचुअलिटी की भी विकास होती है, आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है, और यहाँ पे ज्ञान की अच्छी प्राप्ति होती है। इस तरह के भूखंड पे वास करने वाले का एजुकेशनल सिस्टम बहुत अच्छा होता है, और शिक्षा के क्षेत्रों में भी, और प्रतिष्ठा, चूंकि पूरब का क्षेत्र का भी विकास होता है, और तो प्रतिष्ठा भी अच्छी होती है, नेम और फेम और रेपुटेशन की अच्छी प्राप्ति होती है। थोड़ी उत्तर का दिशा का भी विकास होता है, आपने देखा उत्तर का दिशा का भी बढ़ा हुआ देखा, तो इसमें मानसिक विकास भी अच्छी होती है, मानसिक रूप से समृद्धि दिखाई पड़ती है। यहाँ पे पढ़ने वाले का जो शिक्षण कार्य है वो अच्छे तरीके से चलते देखा गया है, बच्चे की ग्रोथ लेवल अच्छी होती है, और साथ साथ में फाइनेंशियल जो पोजीशन है, क्योंकि कुबेर की भी स्थिति में वृद्धि हो जाती है, जो जिनके बारे में कहा जाता है माता लक्ष्मी के वो खजांची होते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुबेर की भी वृद्धि देखी गई है, कुबेर का वास हो जाता है। ये सारे चीज की जो वृद्धि होना, ये सभी चीजों का होना, ये बहुत अच्छा माना गया है, और कही जाती है कि इस तरह की भूखंड पे वास करने पे मानसिक विकास के साथ साथ खुशियां भी बनी रहती है। इस तरह के भूखंड पे लोग मानसिक विकास तो होती है, क्योंकि उत्तर का क्षेत्र का बढ़े हुए होने से उत्तर में बुद्ध की कृपा की भी वृद्धि मिलती है, तो मानसिक शांति तो मिलती है, मानसिक खुशियां भी तो मिलती है, साथ साथ और आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है, और अच्छे स्वास्थ्य की भी स्थिति अच्छी होती है, और मान और सम्मान की अच्छी प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि हर कदम पर लोकप्रियता मिलती है, पॉपुलैरिटी मिलती है, निवास करने वाले का नाम दूरस्थ प्रदेशों में भी होती है, उनकी यश प्रतिष्ठा बहुत ही अच्छी होती है, और इसमें निवास करने वाले लोग ऐसे माने जाते हैं कि वर्तमान स्वरूप में वो ईश्वर तुल्य उनकी लोग मानते हैं कि इसमें निवास करने वाले
ईश्वरीय गुणों से परिपूर्ण होते हैं। साथ ही सभी प्रकार के जितनी तरह की हमारी इच्छाएं आकांक्षाएं हैं वो भी उसकी भी पूरी होती है और किसी भी तरह के कोई कमी नहीं रहती। इस तरह के भूखंड पर निवास करने वालों में गुणों में धर्म, नैतिकता, त्याग, सात्विकता, ज्ञान और परोपकार की भावना भरी रहती है, उससे परिपूर्ण रहते हैं। ईशान वृद्धि भूखंड जो है, खास करके इस तरह के भूखंड पे जो शिक्षक हैं, जो शिक्षण कार्य से जुड़े हुए लोग हैं और खास करके एडवोकेट हैं, न्यायविद जो हैं, धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं, जो धर्मशास्त्र के ज्ञाता हैं, इंजीनियर हैं, गणितज्ञ हैं, ज्योतिषी हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं और मंत्री हैं या उच्च पद को सुशोभित करने वाले के लिए यह भूखंड जो है काफी लाभप्रद होता है। लेकिन इस भूखंड में एक कमियां दिखाई पड़ती है, क्योंकि गुरु के वृद्धि होने से, गुरु के प्रभाव में वृद्धि होने से तो अहंकार की भावना बनी रहती है। इस तरह के भूखंड में थोड़ा लोग अहंकारी होने का डर बना रहता है और इसके कारण इसका मतलब है कि बृहस्पति सात्विकता के साथ साथ अहंकार भी देता है। इसलिए इस तरह के भूखंड में हमें एक ही कमियां है, जो अहंकार न दे, अहंकारी न बनाए, इस बात का हमें ख्याल रखना है। इस तरह का भूखंड जो नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड जो भूखंड है, ये कहीं न कहीं से ये हमारे लिए इसकी लाभ ज़्यादा है, इसकी फायदा इसका ज़्यादा है। इसलिए इस तरह के भूखंड वास्तु में हम एक्सेप्ट करते हैं, इस तरह के भूखंड को हम लोग स्वीकार करते हैं। दूसरी जो भूखंड है ये वायव्य वृद्धि भूखंड, मतलब नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडेड प्लॉट। तो नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडेड प्लॉट कैसा होता है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद में इसकी चर्चा करूँगा। ये जो भूखंड है ये नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंडेड भूखंड है, ये उत्तर पश्चिम की बढ़ी हुई भूखंड है। अब इस तरह के भूखंड में जो आप देख रहे हैं, थोड़ी उत्तर की भी प्रभाव में वृद्धि है, पश्चिम की प्रभाव में वृद्धि है, उत्तर पश्चिम में प्रभाव में वृद्धि है। उत्तर में कुबेर का स्थान है, बुध का स्थान है, तो बुध की भी वृद्धि होगी। पश्चिम में शनि का अधिकार है, थोड़ी शनि की भी वृद्धि होगी। और उत्तर पश्चिम में चंद्रमा का है, तो चंद्रमा की भी वृद्धि होगी। तो इस तरह जो भूखंड है, जो सबसे बड़ी बात है, इस तरह की भूखंड पे जो चंद्रमा का अधिकार है और देवताओं में कहा गया है कि पवन देव का वास माना गया है। तो इस तरह की जो भूखंड पे हम क्या देखते हैं कि स्नेह जो है, संवेदना और स्नेह की वृद्धि होती है। ऐसे मकान में माता का उत्तम सुख मिलता है, क्योंकि चंद्रमा पे माता का अधिकार है। तो चंद्रमा के कारण से ये कहा जाता है कि माता का उत्तम सुख मिलता है। चंद्रमा जो है यात्रा का भी कारक है, चंद्रमा को भी यात्रा के कारकत्व भी मिली हुई है, इसलिए कहा जाता है। और ऐसे भूखंड पर बने मकान में रहने वाले भ्रमणशील होते हैं, वो यात्रा अधिक करते हैं और वे किसी न कार्यों से बार बार अपने आवास को भी बदलते रहते हैं। और चंद्रमा का नौकरी से भी बहुत अच्छा संबंध होने के कारण इस तरह के भूखंड पर प्राय अच्छी नौकरी मिलती है और परिवार के प्राय सभी सदस्य घर के बाहर जाकर नौकरी करते हैं। तो वायव्य वृद्धि जो भूखंड है में जो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि घर के बाहरी स्थानों से इनका संबंध अच्छा रहता है। चंद्रमा जी औषधि का भी कारक है, अतः ऐसे भूखंड पर बने मकान में रहने वाले को चंद्र का शुभ प्रभाव नियमित रूप से प्राप्त होते रहता है। उनकी धन धान्य में वृद्धि होती है, साथ ही घर में खाद्य पदार्थों का नियमित व्यवस्था बनी रहती है।
मतलब खाद्य पदार्थ की कभी कोई कमी नहीं रहती है। और जो है चंद्रमा के बढ़े प्रभाव होने के कारण घर में निवास करने वालों में रक्त विकार एवं चंचलता लेकिन बनी रहती है। यहाँ पे निवास करने वाले लोग थोड़ा हाइपर भी होने का डर रहता है। परिवार में आपस में मतभेद बना रहता है। चंद्रमा की बढ़ी हुई होने के कारण, वायु की बढ़ी हुई होने के कारण थोड़ी संबंधों में तकरार की संभावना बनी रहती है। जो वहाँ पे वास करते हैं उनके मन में उन्माद, उत्पात तथा चिंता बनी रहती है। खास करके पूर्णमासी के दिन कई व्यक्तियों में पागलपन या उन्माद देखने को मिलता है। हाइपर जो एक्टिविटी है वो वहाँ पे देखने को मिलता है, जो इस तरह की भूखंड में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, लेखना है, कमियां है। लेकिन ऐसे मकान में रहने वाले लोग लगनशील होते हैं और कल्पना एवं तर्क करने वाले होते हैं। खास करके जो ऐसे इमेजिनेशन की काम करते हैं, जो काल्पनिक काम करते हैं, कविता लिखते हैं या जो ड्राइंग का निर्माण करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, अपने कल्पना के आधार पर उसका निर्माण करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए यह भूखंड लाभप्रद होता है, फायदेमंद होता है। वायव्य क्षेत्र में चूंकि वायु देवता का वास होता है, वायु का स्वभाव चंचल होता है, वायु का जो स्वभाव है चंचल होता है, तो शरीर में वायु के गुण के कारण चिंता, उन्माद एवं मानसिक दुर्बलता की अधिकता रहती है। फलस्वरूप इस तरह के भूखंड पे निवास करने वालों में बाल असमय सफेद हो जाते हैं। बाल जो है असमय सफेद हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो कारण है चिंता के कारण से बाल असमय सफेद होते हैं। वायु का वृद्धि होने के कारण, चंद्रमा की बढ़े हुए होने के कारण कफ की भी वृद्धि होती है। सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे परेशानियों का भी सामना अत्यधिक होते देखा गया है। इस तरह के भूखंड पे जो भी कफ कोल्ड की शिकायतें अत्यधिक देखने को मिलती है। बुढ़ापे के लक्षण जल्दी दिखाई पड़ने लगते हैं। इस तरह का जो भूखंड है इसमें जो है बाल असमय सफेद होते हैं, कफ एंड कोल्ड की शिकायत रहती है, सर्दी, खांसी, मौसम की परिवर्तन पे वो जल्द आक्रांत होने लगते हैं और उनकी शारीरिक व्याधियां की ओर अग्रसर होने लगते हैं। और थोड़ी सी मौसम की परिवर्तन, थोड़ी सी मौसम की प्रतिकूलता उन्हें शारीरिक रूप से रुग्ण बनाने में जल्द से जल्द सहायक बन जाता है। अतः इस तरह की भूखंड में भी जो हम देख रहे हैं, फायदे के साथ साथ नुकसान की थोड़ी अधिकता है। इसलिए जो उत्तर पश्चिम की बढ़ी हुई भूखंड पे भी हमें सावधानी पूर्वक ही उस भूखंड का हमें इस्तेमाल करना है, तभी जाकर के इस भूखंड की फायदा हम ले सकते हैं। इसी प्रकार आग्नेय वृद्धि भूखंड है। ये आग्नेय वृद्धि जो भूखंड है, इसमें जो देख रहे हैं कि दक्षिण का क्षेत्र भी बढ़ा हुआ है और दक्षिण के साथ साथ पूरब का भी क्षेत्र बढ़ा हुआ है। तो इस तरह का जो भूखंड है, जो आग्नेय वृद्धि है, आग्नेय कोण में अग्नि देवता तथा शुक्र ग्रह का वास होता है। शुक्र ग्रह का जो है भौतिक चीजों पे उसकी अधिकार अधिक है, भौतिक चीजों पर उसका आधिपत्य है। खास करके सुख की प्राप्ति के लिए, विलास के लिए और एक ग्रह मानी गई है। इसके साथ साथ जो है मौज मस्ती, संगीत, चित्रकारी, नृत्य, इन पे भी इनका अपना अधिकार है। शुक्र ग्रह का जो कारकत्व मिला है वो महिलाओं पे अधिक है। ऐसे भूमि पर मकान पे रहने वाले में जो है
थोड़ा अच्छा नहीं मानी गई है। खास करके जो देखा गया है, इनकी रुचि नृत्य के कार्यों में, संगीत के कार्यों में या ड्रामा के कार्यों में अत्यधिक रूप से इनका रुझान रहता है, रुचि रहती है। इनमें जो ग्लैमर के प्रति आकर्षण अधिक होता है, संगीत के प्रति आकर्षण अधिक होता है, और जो है इनका जो संबंध है, जितने खूबसूरत चीज है उससे इनका अपना एक संबंध होता है। तो ऐसे मकान, भूखंड पे बने मकान में शुक्र के बढ़े क्षेत्र होने के कारण परिवार पे स्त्री का प्रभाव अधिक रहता है। यहाँ पे स्त्रियों की बात को ज्यादा तवज्जो या तरजीह दी जाती है। साथ ही सुंदरता के कारण प्रत्येक उस पदार्थ जो सुंदरता को बढ़ाता है, प्रत्येक उस प्रकार जो सुंदरता को बढ़ाता है, जैसे पाउडर, लिपस्टिक, क्रीम, ब्यूटी पार्लर आदि से संबंधित कार्य के लिए भी यह क्षेत्र शुभ फलदायक होता है। ऐसे कहा जाता है कि ऐसे भूखंड पे निवास करने वाले में राजसी वृत्तियों की अधिकता देखी गई है, और साथ साथ यह भूखंड पर दक्षिण के क्षेत्र के बढ़े हुए होने के कारण से यम की भी वृद्धि है, और इसमें थोड़ा सा जो देखा जाए कि मंगल का भी वृद्धि है, दक्षिण के वृद्धि होने के कारण मंगल का भी वृद्धि है, और इस कारण से जो है अग्नि का भय हमेशा बना रहता है। इस तरह की भूखंड पे रहने वाले को शत्रु की वृद्धि, चोरों का भय एवं चिंता प्राय बनी रहती है। झगड़ा, झंझट, भारी खर्च, स्वास्थ्य में कमी एवं आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ता है। इस तरह का वृद्धि बच्चों और स्त्रियों के विकास में भी कभी कभी बाधक साबित हो जाती है। इसलिए इस तरह का भूखंड जो है ये जो हमारे लिए लाभ कम और लाभ थोड़ा है, लेकिन नुकसान भी इस तरह के भूखंड में है, और भौतिकता के प्रति बहुत रुझान होती है। ऐसे भूखंड पर निवास करने वाले लोग मेटलिस्टिक हो जाते हैं, उनकी रुझान थोड़ा संसारिक ज़्यादा हो जाता है, और इन लोगों का जो संबंध है लोगों के साथ थोड़ा बहुत अच्छा नहीं देखने को मिलता है। इसलिए इस तरह का भूखंड में निवास करने वाले पे मंगल और अग्नि का भी भय बढ़ जाता है। तो इस तरह का भूखंड भी कुछ न कुछ लाभ हानि के साथ संयुक्त प्रभाव देता है। उसके बाद जो है नैऋत्य वृद्धि भूखंड है। ये जो भूखंड है इसमें जो हम देख रहे हैं कि पश्चिम की वृद्धि है और दक्षिण का भी वृद्धि है, और दक्षिण पश्चिम का भी वृद्धि है। तो इस तरह का भूखंड जो है खास करके ये नैऋत्य वृद्धि भूखंड कही गई है, और नैऋत्य में जो है राहु का वास है, और कहा जाता है कि नैऋत्य नामक राक्षसी का भी वास है। तो इस तरह के भूखंड में जो सबसे बड़ी जो चीज है, आसुरी वृत्तियों की प्रति, पार्श्विक वृत्तियों के प्रति लोगों का रुझान अधिक होता है, और जिसके कारण से लोग खास करके भूत प्रेत के प्रति विश्वास करने लगते हैं, अंधविश्वास के प्रति विश्वास करने लगते हैं, और लोगों के बीच में परस्पर जो संबंध होती है वो अच्छी नहीं होती है। खास करके जो संबंधों में जो हम देखते हैं, पति पत्नी का संबंध, पिता पुत्र का संबंध और माता पुत्र का जो संबंध है परस्पर, वो मधुर नहीं रहते हैं। परिवार के लोग भी खास करके अत्यंत क्रोधी हो जाते हैं, उग्र रहते हैं, क्योंकि दक्षिण का क्षेत्र में मंगल का भी प्रभाव है, राहु के प्रभाव मिल करके एक अंगारक योग की उत्पत्ति करते हैं। इस तरह के भूखंड में जिस तरह मंगल और राहु की संयुक्त प्रभाव के कारण से जन्मपत्री में एक अंगारक योग की उत्पत्ति होती है, इसी तरह भूखंड में भी इस तरह के एक उत्पत्ति होती है, जिसके फलस्वरूप वहाँ पे लोग क्रोधी और उग्र होते हैं।
इस तरह की भूखंड में खास करके जो विष का प्रभाव अधिक देखा जाता है। खास करके लोग सुसाइड जब करते हैं, अकस्मात घटना दुर्घटना भी अक्सर अधिक देखने को मिलती है। जैसे कि घटनाओं के बारे में देयर आर नो एंटिसिपेशन, उनके बारे में किसी तरह का ये नहीं है, आप अनुमान नहीं लगा सकते उनके बारे में, किसी तरह का आप अनुमान नहीं लगा सकते। इस तरह की जगह पे आप अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या है। तो इस तरह उनके बारे में कोई पहले से कल्पना नहीं करी जा सकती या अनुमान नहीं लगाई जा सकती। आप चल रहे एकाएक कहीं कुछ ऐसी दुर्घटना हुई, आपका पैर टूट गया, घंटा किसी को मारा गया, लग किसी को गया, तो जिसके बारे में कोई अनुमान नहीं है, पूर्वानुमान नहीं की जा सकती है, इस तरह के भूखंड पे इस तरह की घटना अक्सर होते देखी गई है। लोग आत्महत्या जैसे भी कार्य को कर बैठते हैं इस तरह के भूखंड पे, और आत्महत्या करते हैं तो उसमें खास करके जो पॉइजन है, जो जहर है, उसका प्रयोग अत्यधिक देखने को मिलता है। इस तरह के भूखंड पे जहर का प्रयोग, पॉइजन का, विष का प्रयोग, अत्यधिक विष के प्रयोग से आत्महत्या करते देखी गई है। तो ये इस तरह का जो भूखंड है, ये जो नैऋत्य वृद्धि भूखंड है, और जितने तरह के अंधविश्वास की जो घटना है, काला जादू, जो काला जादू जिसको कहते हैं, और भूत प्रेत से संबंध, और इस तरह के भूखंड पर निवास करने वाले लोग छली हो जाते हैं, थोड़ी कपटी हो जाते हैं, प्रपंच से युक्त हो जाते हैं। वो क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, इसके बारे में आप समझ नहीं सकते। बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। उनकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर बनी रहती है। घर के लोग में नैतिकता, मोरलिटी नहीं होती है। ऐसा नहीं कि वो नैतिक रूप से बंधे हुए हैं, वो अमर्यादित होते हैं, हम मर्यादित कार्यों में संलग्न होते हैं। लॉटरी, जुआ, सट्टा, इस तरह के कार्य वहां पे फलीभूत होते अत्यधिक देखी गई है। और मादक पदार्थों का सेवन करने वाले हो जाते हैं, शराब का, अल्कोहल का, गांजे का, भांग का, और भी न जाने इस तरह का जो भी इस तरह का प्रयोग वाली वस्तु है, उसका वहां पे लत ज्यादा लगी जाती है। गृह स्वामी में खास करके जो कंजुगल लाइफ होता है, दाम्पत्य जीवन होता है, उसमें भी कलह एवं वेदना देखने को मिलती है। मतलब उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होती है, रिलेशन अच्छा नहीं होता है। परिवार के जो विभिन्न सदस्य हैं, विभिन्न प्रकार के लोग हैं, उसमें कष्ट एवं परेशानियां निरंतर बनी रहती है। आकस्मिक घटना, दुर्घटना एवं आत्महत्या जैसे प्रवृत्तियां तो अक्षरहा उनके साथ बनी रहती है। तो अक्षरहा वहां पे आप देखेंगे। ये जो मैं बात जो बता रहा हूं, ये प्रयोग में करके देखने का विषय है। आप सब समाज से जुड़े हुए हैं, आप सबकी कहीं ना कहीं सामाजिक एक स्टेबिलिटी है। आप इसको देखें, जहां भी साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड प्लॉट है उसको ध्यान में रखेंगे, देखेंगे कि जितनी मैं बातें बोल रहा हूं उसमें बातें मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब थोड़ा बढ़ा हुआ होगा तो थोड़ा मिलेगा, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी होगी, लेकिन अगर ज्यादा होगा, बड़ा साउथ वेस्ट ज्यादा बढ़ी हुई होगी तो उसके प्रभाव भी ज्यादा देखने को मिलेगी। आप ये प्रयोग में सफल होंगे, ये प्रयोग करके देखिए। मैं तो कह रहा हूं कि यह विषय आप अपने दिमाग में रख करके नजर कहीं पे दौड़ाएंगे जहां इस तरह की वृद्धि हो, इस तरह की घटना आपको मिले, या जहां भी इस तरह की घटना हो रही हो वहां पे इसकी नजर दौड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं इसकी वास्तु जो है इसका कारगर भूमिका अदा कर रही है। और जो ये सिद्धांत और जो थ्योरियां अभी जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, वो कहीं ना कहीं वो उसका होते देखा जाएगा।
कहीं ना कहीं उसका पूर्ण रूप से वो चीज दिखाई पड़ते हुए दिखाई पड़ेगी आपको। तो ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, जो मैं बातें कह रहा हूँ, जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ये विषय प्रमाणित करके देखने का विषय है। ये ऐसे न माने, हमारे कहने पर क्यों नहीं, केवल नहीं माने आप, इसे प्रमाणित करके कहीं ना कहीं देखें, 2, 10, 15, 20 घरों को देखें, समझें और देखिए कि ये घटना घट रही है कि नहीं। तो आपको दिखाई पड़ेगा कि यह जो बताया गया है, जो आपसे मैंने चर्चा किया है, ये घटना 100% दिखाई पड़ेगी। तो इस तरह की जो भूखंड है, स्वास्थ्य में भी कमी देती है, मानसिक खुशियों में भी कमी देती है, धन में भी कमी देती है और सुख समृद्धि में भी कमी देती है। इस तरह के भूखंड पर बने भवन में हर तरह की मुसीबत, संकट और आफत मिलते रहती है। अब बताइए, इतनी संकट जहां हो, इतनी जहां परेशानियां हो, वो भूखंड कैसे निवास करने योग्य हो सकता है? कहा जाता है इस तरह की भूखंड में भाग्य सो जाता है। आपदाएं और संकट, महादरिद्रता, कर्ज और ब्याज के बोझ से इसमें निवास करने वाले लोग दब जाते हैं। सभी तरह के मुसीबतें अपने आप आकर्षित होते रहती है, आपदाएं अपने आप उस घर में लोगों को मिलती रहती है। इस तरह इस तरह के भूखंड में जो चित्र दिया गया है, ये चित्र दिया गया है, नैऋत्य की त्रिभुजाकार भूमि को खाली रखने पर भी, अगर मान लिया आप मकान ही, ध्यान देंगे इस बात को सब लोग को, रजनीश ध्यान देंगे, विक्रम ध्यान देंगे, महिमा जी सर। हाँ, इस तरह की भूमि पर अगर केवल इसमें ही निर्माण कर दी जाए, इसे खाली रख दी जाए, तो ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं सहना पड़ेगा, कष्ट फिर भी सहना पड़ेगा। वास्तु निर्माण में भले ही ये चौरस या लंब चौरस जगह में करें, समग्र भूमि की जो आकार इस भूमि निर्माण के लिए निश्चित होगी, मने मना किया जाएगा। इसे काट करके पूरा हटा देना ही उचित होगा। इसे कभी इसके संपर्क में, इस भूखंड के संपर्क में इसे कभी नहीं रखना है, ध्यान देना है। इस तरह चारों कोण में बढ़ी हुई भूखंड को देखने से पता लगता है कि ईशान में बढ़ा हुआ भूखंड विशेष शुभ है और बिना दिक्कत देने वाला है। थोड़ी अहंकारी बना देता है, मैं मानता हूं। ऐसे भी बृहस्पति की जिन पे कृपा होती है, थोड़ी उनमें अहंकार आ जाता है। इसलिए कहा जाता है इस बृहस्पति की जिन पे कृपा हो, उन्हें थोड़ी अहंकार से बचने का प्रयास करें, तो उन्हें अहंकारी नहीं होना। चूंकि नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंडेड प्लॉट में धन और धर्म की दोनों वृद्धि होती है, इसलिए इस भूखंड को अलाउ करी गई है और कहा जाता है इस तरह की भूखंड पे आप मकान बना करके निवास कर सकते हैं। ये निवास करने योग्य भूखंड मानी गई है। जबकि वायव्य, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की वृद्धि, एक्सटेंशन वाले जो भूखंड में शुभाशुभ माने शुभ भी और अशुभ दोनों प्रकार की फलों की प्राप्ति होती है। और नैऋत्य भूमि जो है, साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड जो भूमि, एक्सटेंशन साउथ वेस्ट का जो एक्सटेंशन है, तो इसके बारे में आपने अभी जाना ही जाना
कि अनिष्ट फलों की प्राप्ति अधिक होती है, मतलब खराब फलों की प्राप्ति अधिक होती है। अतः इस तरह की भूमि पर भूखंड पर भवन का निर्माण नहीं करना चाहिए। इस तरह की भूमि पर किसी भी तरह का आवासीय भवन का निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए, जब तक कि इस भूमि का पूर्णतः ठीक न कर लिया जाए, वास्तु के हिसाब से रेक्टिफाइड नहीं कर लिया जाए। इस पे किसी भी तरह का आवासीय कार्य हेतु भवन का निर्माण नहीं करना है। अब हम लोग एक्सटेंशन के साथ साथ थोड़ी रिडक्शन पर भी चर्चा कर लें। अब बढ़ा हुआ भूखंड तो ऐसा फल देता है, नहीं कटा हुआ भूखंड क्या फल देता है, इसकी भी थोड़ी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इस पे जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एक बात आप जान लें, वास्तु में चार जो कोण है, जो 90 डिग्री का प्रत्येक कोण है, उससे अच्छा माना जाता है। अंकों के दृष्टिकोण से भी 5 कोण, 6 कोण, 7 कोण का भूखंड अच्छा नहीं मानते। 6-7 कोण का होगा कुल्हाड़ी आकार की भूखंड हो जाती है, जो पिछले मैंने चर्चा भी किया है। कहा जाता है कि कोण वृद्धि में भूखंड में किसी कोण के बड़े होने से उस कोण से संबंधित ग्रह के देवता की शक्ति में वृद्धि हो जाती है, उस ग्रहों की शक्तियों में वृद्धि होती है। लेकिन इसके विपरीत जब कोण में कमी हो जाए, कोण छेदन होने से उस कोण से संबंधित ग्रह तथा देवताओं के प्रभाव में भी कमी हो जाती है। क्या कमी हो जाती है, इसे हम देखने का प्रयास करते हैं कि क्या कमी होती है, ये कैसे हमें नुकसान करता है, कैसे इसमें हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको मैं पिक्चर में फिर एक बार मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि कैसे इसकी कमियां हमें अच्छा फल नहीं देता है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है, ये एक जो छोटा सा लाइन है, ये लाइन यूं बनाया गया है, ये भूखंड आपकी ऐसी है, ठीक है। तो आप 1 2 3 4 5 6 कौन हो जाएगा ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 कौन हो जाएगा। हाँ, अब आप देखें भूखंड का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ये उत्तर पूर्व का क्षेत्र है, ये पूरा कटा हुआ है। अब ये जो क्षेत्र की कटे होने से देवगुरु बृहस्पति के अधिकार क्षेत्र में भी कमी हो जाएगी, और कहा जाता है कि परमपिता परमेश्वर का भी वास है, तो उनकी भी अधिकार क्षेत्र में कमी हो जाएगी। अब जहां पे जिस देवगुरु बृहस्पति का जो अधिकार है, सात्विकता पे है, बुजुर्गों पे है, पितृसुख पे है, धर्म पे है, तो ये क्षेत्र की कटे होने से ज्ञान पर है, शिक्षा पे है, आध्यात्मिक चेतना पर है, इस क्षेत्र में कमी हो जाने से इन चीजों में तो कमी हो जाएगी ना। इन सारे क्षेत्रों में कमी हो जाएगी, ज्ञान में कमी हो जाएगी, शिक्षा में कमी हो जाएगी, सात्विकता में कमी हो जाएगी, पितृ सुख में कमी हो जाएगी, बुजुर्गों का मान और सम्मान में कमी हो जाएगी। तो ये इन इतनी बड़ी चीजों में कमी हो जाएगी, जहां पे सात्विकता न हो, जहां पे बुजुर्गों का मान सम्मान न मिले, जहां पे बच्चों का विकास नहीं हो सके, जहां पे पिता का सुख न प्राप्त हो सके, जहां पे कैसे निवास करी जा सकती है, कैसे हम वहां पे वास कर सकते हैं,
कैसे वास करके हम अपने आप को सुख शांति और फंडामेंटल जो कंसेप्ट है वास्तु सुख शांति और समृद्धि देता है, तो न सुख मिलेगी, न शांति मिलेगी, न समृद्धि मिल पाएगी। तो भूखंड तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा ना, कि होगा अच्छा? कभी नहीं अच्छा हो सकता। इसके साथ ही इस तरह के भूखंड पे क्योंकि मानसिक जो बुद्ध का जो क्षेत्र भी कटता है, ज्ञान का मालिक बृहस्पति में भी कमी आती है, तो स्मरण शक्ति में भी कमी आ जाती है। और उत्तर पूर्व क्षेत्र में कहा जाता है कि माता लक्ष्मी का वास है। अलका नगरी वही इसी स्थान पर है जहाँ माँ लक्ष्मी परम पिता जो भगवान संसार के जो पालने वाले हैं, संसार के जो मालिक हैं, भगवान विष्णु के साथ निवास करते हैं। तो माँ लक्ष्मी की कृपा में भी कमी हो जाएगी, तो निर्धनता हो जाएगा, धन की कमी हो जाएगी। ऐसे भूखंड जो हैं हमें कभी नहीं खरीदना चाहिए, या ऐसे भूखंड पे भवन के निर्माण करने के लिए, वास करने के लिए कभी भी आवासीय भूखंड का हमें चुनाव नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहा जाता है कि सभी ग्रहों में बृहस्पति का महत्व सर्वाधिक है। अन्य ग्रहों के अनिष्ट प्रभाव से बचाने की शक्ति भी केवल देवगुरु बृहस्पति में ही है। अतः बृहस्पति का ही छेदन हो जाए, उनकी ही कमियां हो जाए, तो वो मकान हमें क्या देगा? कष्ट ही तो देगा। और कष्ट से बचाव की सुबह की आशा हम कैसे कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। इसलिए ईशान छेदी भूखंड जो है कभी भी हमें आवासीय कार्य हेतु इस तरह का भूखंड का चयन हमें नहीं करना है। अब हम साउथ वेस्ट कट, नैऋत्य कट भूखंड की बात करते हैं। कहा जाता है कि नैऋत्य पे अभी हमने चर्चा की कि राहु का अधिपत्य है। वह तत्व जो है पृथ्वी तत्व के लिए निर्धारित है, जो कि सभी तत्वों में स्थिर तत्व है। इस क्षेत्र का संबंध आयु से भी है। मजबूती से निर्णय भी दिलवाने की शक्ति, विषमताओं से संघर्ष से जूझने की जो शक्तियां हैं वो साउथ वेस्ट से प्राप्त होती है। कहा जाता है ये व्यक्ति बड़ा संघर्षशील है, ये व्यक्ति अंतिम दम तक संघर्ष करते हैं। अब बताया जाए कि ऐसे जगह पे जहां पे वो क्षेत्र ही कट जाए, जहां पे संघर्ष करने की क्षमता ही नहीं हो, जहां भी आयु में कमी हो जाए, जहां पे खुशहाली में कमी हो जाए, जिस स्थान पे मान सम्मान और सभी को देखते देखते खत्म हो जाती है, बीमारियां खर्च एवं सभी प्रकार की विपत्तियां साथ हो जाते हों, घरों में दुखों का पहाड़ टूट जाता हो, जिंदगी जीने का मजा खत्म हो जाता हो, यद्यपि नैऋत्य क्षेत्र के कट जाने आसुरी प्रवृत्तियां उस घर में नहीं रहेगी।
अंधविश्वास से परिवार मुक्त रहता है। लेकिन यह भूखंड भी हमारे लिए लाभप्रद नहीं है, इसलिए कि हमारे जीवन जीने के लिए भाग्य की आवश्यकता है, अच्छे निर्णय लेने की आवश्यकता है, स्थायित्व की आवश्यकता है। यह क्षेत्र हमें जीने के लिए आवश्यक है, इसलिए इस तरह का क्षेत्र भी कटा हुआ होना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है और इस तरह का भूखंड का भी हमें इस्तेमाल नहीं करना है। अगर इस तरह की भूखंड है तो इसका समाधान करके ही इसका निर्माण की जाए तो फायदा हो। वायव्य नॉर्थ ईस्ट कट भूखंड है। वायव्य में चूंकि चंद्र का वास है और देवताओं में पवन देव का अधिकार है, चंद्र मन का कारक है, ऐसे भूखंड पे बने मकान में रहने वाले की जो है मानसिक शक्ति क्षीण होती है, क्योंकि चंद्रमा मनुष्य जाता है। यह क्षेत्र चंद्रमा का क्षेत्र कट जाने से वहां पे डलनेस की स्थिति आ जाती है, डिप्रेशन की स्थिति, अवसाद, मानसिक अवसाद की स्थिति की सामना होते देखी गई है। यह दिशा चूंकि मित्रता और संबंधों को भी दर्शाता है, यहाँ पे लो ब्लड प्रेशर की शिकायतें अत्यधिक देखने को मिलती है। इस तरह के भूखंड में सर्दी, जुकाम, श्वास से संबंधित परेशानियां, पेशाब से संबंधित मूत्र की विकार, मस्तिष्क की ज्वर आदि की संभावना बनती है। चंद्रमा पे दाहिने इसमें जो रहने वाले का आंखों की ज्योति में भी थोड़ी कमी आ जाती है, किसी न किसी कारण से आंख की ज्योति मंद हो जाती है, क्षीण हो जाती है। घर में खास करके स्त्रियों की स्वास्थ्य अच्छी नहीं रहती, पेट की संबंधित शिकायतें रहती हैं, मासिक धर्म से संबंधित अनियमितताएं रहती है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, मेंटल इम्बैलेंस की स्थिति होती है। जहां भी इतनी सारी परेशानियां आ जाए वह भूखंड का भी स्वीकार करना अजीब सा लगता है। कैसे इस तरह के भूखंड है जहां पे माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो, जहां पे स्त्रियों की स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो, जहां पे डिप्रेशन, हीन भावना की शिकायतें हो, जहां पागलपन की अजीब तरह की व्यवस्था हो। पागलपन भी दो तरह के होते हैं, एक हाइपर होते हैं, एक हीन भावना वाले होते हैं, डल वाले होते हैं, सुस्त होते हैं, मेंटल सुस्त होते हैं। जहां इतनी सारी परेशानियां हैं
जहां पाचन शक्ति कमजोर हो जाए, अपर और लोअर दोनों तरह का इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम आ जाए, तो जगह को कैसे रखा जा सकता है, कैसे इस्तेमाल की जा सकती है इस तरह की भूखंड को। चंद्रमा चूंकि धन धान का भी कारक है और चंद्रमा का अधिकार अनाजों पे भी है। तो कहा जाता है कि ऐसे भूखंड पे अनाज अधिक सड़ते हैं या उनकी कमी बनी रहती है। इस तरह की भूखंड में लोग क्रोधी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। इस कारण से इस तरह का भी जो भूखंड है हमें इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरह का भी भूखंड में इसके निराकरण करके, इसका वास्तु से इसको रेक्टिफाई करके वास्तु दोष से विमुक्त बना करके निर्माण करी जाए तो लाभ देगा। आग्नेय छेदी भूखंड, साउथ ईस्ट कट भूखंड, इस क्षेत्र के कटे होने से शुक्र से संबंधित जो पदार्थ है, तत्व है, उसमें कमी आ जाती है, लोगों में नीरसता आ जाता है। शौक श्रृंगार के प्रति उनकी रुचि खत्म हो जाती है। आमोद प्रमोद के प्रति उनकी रुचियां कम हो जाती है। खुशहाली की कमी हो जाती है, खुशियां छिन जाती है। पौरुष शक्ति का ह्रास हो जाता है। चूंकि यह दिशा प्रजनन का भी दिशा है, परमात्मा ने इस दिशा को सृष्टि को बढ़ाने की दिशा कहा है, माना है, तो परमात्मा के हिसाब से सृष्टि की वृद्धि में भी कमी हो जाती है। ऐसे क्षेत्र की कटे होने से शारीरिक कमजोरी अधिक रहती है। चूंकि इस क्षेत्र पे महिलाओं का अधिकार है, महिलाओं की स्वास्थ्य में भी कमी आ जाती है। उनके प्रभाव में भी कमी आ जाती है। अतः ऐसा भूखंड भी अच्छा नहीं माना गया, उचित नहीं प्रतीत होता। जहां स्वास्थ्य नहीं रहे, जहां प्रकृति के प्रति प्रेम न हो, जहां प्रकृति से लगाव न हो, जहां लोगों के प्रति लगाव न रहे, खुशियां न रहे, निरसता आ जाए, अंधकार आ जाए, जीवन के प्रति निराशा की भावना आ जाए, तो वह भूखंड पे हम कैसे रह सकते हैं? तो भूखंड पे हम कैसे जो वास्तु का, आवासीय भूखंड का जो मुख्य उद्देश्य है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति, हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब मेरा स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा, जहां पे पौरुष शक्ति ही नहीं रहेगी, जिस स्थान पर स्त्रियों की
सम्मान नहीं होगा, जहां पे सांसारिकता के प्रति रुचि और रुझान नहीं होगी, तो कैसे हम रह सकते हैं। अतः ऐसा भूखंड भी हमें चयन नहीं करना है, और इस तरह का भूखंड से भी हमें बच के चलना है। इस तरह समय की गतियों के साथ साथ हमारी क्लास भी आगे बढ़ते जा रही है, और हम अपने क्लास के जो फंडामेंटल सिद्धांत वास्तु का है, इसको तकरीबन छोड़ते जा रहे हैं, और हम अपने एक्चुअल वास्तु के प्रति, गृह वास्तु के प्रति, वास्तु की आंतरिक बनावट के प्रति हम थोड़ी देर में, इस आज की क्लास तो नहीं लेकिन अगले क्लास में उस पर आ जाएंगे। लेकिन आज एक जो चर्चा करने जा रहे हैं उसे वेद कहते हैं, ऑब्स्टेकल्स कहते हैं, ऑब्स्टेकल कहते हैं, रुकावटें कहते हैं। उस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। मैं इसे भी एक पिक्चर के माध्यम से, लेकिन उसके पहले इस क्लासेस में, उस अध्याय में जुड़ने के पहले मैं प्रयास करूंगा कि आपको अभी जो मैंने चर्चा की इसमें कहीं कोई कमियां हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन हुई तो उसमें क्वेश्चन पूछने, तब मैं आगे बढ़ूंगा। हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते। सर, ये जो भूखंड वृद्धि का आपने जो बताए, इसके अंदर हम स्क्वायर की रेक्टेंगुलर साइज का भूखंड लेके बाकी जमीन को छोड़ देने से अच्छा रहेगा क्या? हाँ, बाकी जमीन को छोड़ देंगे। हाँ। इस भूखंड से, ओरिजिनल भूखंड से, उसमें हाँ। किसी तरह का प्रवेश द्वार न बनाएंगे। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे भूखंड है, ठीक है, तो मान लिया जाए कि इसको हम काट करके ऐसे बना लिए, यहाँ से लाइन दे दिए, कट गया, एक भूखंड हो गया, एक भूखंड हो गया, दो तरह की प्लॉट बन गई। तो अब इसका प्रवेश इससे न करें, न तो एक्सटेंडेड भूखंड हो जाएगा। इसका प्रवेश द्वार अलग से कहीं से बनाया जाए तो भी अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। सर, अगर गैराज वाला एरिया जो होता है वो भी क्या रेजिडेंशियल? गैराज जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, हाँ हाँ, वो भी एरिया का रेजिडेंशियल आपके घर के वास्तु में ही आता है? हाँ हाँ, हम बताएंगे ना आगे आपको। आपको पूरी मैं बताऊंगा, गैराज कहाँ पे होगा, बरामदा कहाँ पे होगा, कहाँ पे क्या होनी चाहिए, सब मैं बताऊंगा। नहीं सर, जैसे रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसमें पूरा घर बना हुआ है, हाँ हाँ, लेकिन उसके बाद आगे निकला हुआ नेतृत्व की तरफ बढ़ा हुआ है, गैराज बना हुआ है वहाँ पे। वो एक काम करेंगी ना, इस तरह की जो भी कुछ प्रॉब्लम आएगा ना, घरेलू जो भी दिक्कतें हैं वास्तु से, इसके एक फिगर डायग्राम आप लोग बना लेंगे। डायग्राम बना करके मुझे आप व्हाट्सएप कर देंगे, मैं इसे स्क्रीन शेयर करके इसको बता दूंगा। ठीक है, जी जी। हाँ, तो वो आप सबों की इसकी एक स्टडी केस मिल जाएगी। तो आप लोग का जो भी कंफ्यूजन होगा उसमें बहुत कुछ दूर हो जाएगा। तो आपको जो भी क्वेश्चन आ रहा है इस तरह का, जो आगे आने वाला समय का क्वेश्चन है, उसे एक क्वेश्चन आप बना लें, डायग्राम बना लें, मेरे व्हाट्सएप पे डाल दें, मेरे मेल पे डाल दें। उससे मैं आपको स्क्रीन शेयर के द्वारा इसे आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि एक इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है सर, एक और चीज भी, जैसे अगर 2 मंजिला मकान हो तो उसमें जैसे नीचे अगर किचन है, आग्नेय में किचन है अच्छी जगह पे, तो उसके ऊपर तो किचन नहीं बन सकता, ऊपर वाले मकान में कोई रह सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब हम किचन पे आएंगे आपको पूरी बात मैं बताऊंगा, पूरी तरह से किचन कैसे बनानी चाहिए, साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड भूखंड पे किचन कहाँ बनानी चाहिए, किचन की कौन सी स्थान है, किस कंडीशन में साउथ ईस्ट में किचन देना है, किस कंडीशन में नॉर्थ वेस्ट में किचन देना है, इस पर पूरी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है जी सर। और कोई क्वेश्चन इस संबंध में? मैं अगले अपने विषय पे आ रहा हूँ।
सर नमस्ते सर, एक क्वेश्चन सर। हाँ हाँ, सर जैसे क्या मनोज, आप कपड़ा क्यों नहीं पहना? सर जल्दी में आ गए तो अच्छा, घर में। कपड़ा पहन के, क्लास है ना, इसकी एक अपनी गरिमा होती है, हर क्लास की एक गरिमा होती है। क्लास में कपड़ा पहन के क्लास करना है, इसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। आप जल्दी के मतलब ऐसा नहीं कि आप गंजी पहन के आ जाइए, जांघिया में आ जाइए, ऐसा नहीं है। आइंदा से गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा जरूर सर। हाँ ओके सर। हाँ। सर मेरा सवाल जैसे था, मेरे घर के वेस्ट में एक प्लॉट हम लोग परचेज किए हैं, लेकिन वो मेरा घर के एडजेसेंट में है, तो उसमें बाउंड्री डाल सकते हैं कि नहीं? ये तो एक्सटेंडेड हो गया ना मेरे प्लॉट से। हाँ हाँ, आपके घर से वेस्ट एक्सटेंडेड हो जाएगा। तो वेस्ट एक्सटेंडेड तो केवल वेस्ट ही नहीं होगा, बल्कि हो सकता है वो आप डायग्राम भेजेंगे तो मैं देख के बता दूंगा कि वेस्ट भी हुआ है कि साउथ वेस्ट भी हुआ है या नॉर्थ वेस्ट हुआ है, तो क्या नुकसान होगा मैं बता दूंगा। ठीक है? ओके सर। तो वो आप लोग के इस तरह के जो भी क्वेश्चन है अपने घर से संबंधित, तो उसका एक पिक्चर बना लीजिए और आप एक हमारे पास व्हाट्सएप भेज दीजिए। मैं समय काल से क्लास की जो उसकी जो जरूरत होगी जिस क्लास में, उस क्लास में इसकी मैं चर्चा कर डालूंगा, ताकि आपके अंदर की जो कंफ्यूजन है या आपके अंदर में कुछ ऐसी बातें आ रही है उसको मैं दूर कर। ठीक है? ओके सर। अब मैं अपने कक्षा पे फिर आ रहा हूँ। वेद बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा, ऐसा नहीं कि एक घर की बात है, बहुत सारे ऐसे घरों में जो कहीं देखा होगा द्वार वेद है, कहीं देखा होगा कील वेद है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेद है, ऑब्स्टिकल है, कहीं छाया वेद है। तो कौन सी वेद कैसे हमें प्रभावित करता है, उसको बचने के लिए हमें क्या करनी है, ये भी हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि इसका भी दुष्परिणाम हमें अपने वास्तु में दिखाई पड़ता है, प्रैक्टिकली दिखाई पड़ता है। इसको हम जान लें। इसको मैं स्क्रीन शेयर के द्वारा आपको बताऊंगा, तो आपको थोड़ा पिक्चर अच्छा लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। ये द्वार वेद है। ये कहा जाता है प्रकाश और वायु के मार्ग में रुकावट, इसे ही हम वेद कहते हैं। वेद भी मकान में कई तरह के होते हैं, तो ये जो वेद है ये द्वार वेद है। द्वार वेद में क्या है, ये मकान के दरवाजे के सामने अगर इलेक्ट्रिकल पोल हो, खंबा हो या कोई इस तरह का पेड़ हो, तो उससे हम द्वार वेद कहते हैं। या टेलीफोन का पोल तो अक्सर हाँ देखने को मिलती है, इलेक्ट्रिकल पोल छोटे शहरों में तो अक्सर हाँ देखने को मिलती है कि किसी दरवाजे के सामने वो खड़ा है। तो ये जो है, ये अगर उत्तर पूर्व की तरफ हो जाएगी द्वार वेद, तो आप समझिए कि उत्तर पूर्व से जो मिलने वाली रश्मि, एनर्जी, ऊर्जाएं हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये कमी करेगी, जिसके फलस्वरूप अगर इसकी छाया इसमें पड़ती हो, इस भवन पे मान लिया जाए कोई पेड़ है, इसकी छाया पड़ रही हो, तो वो भी आप समझें कि इस मकान के विकास के लिए वो अवरोधक बन चुका है, वो इस मकान के विकास में कहीं ना कहीं बाधक बनी हुई है। तो ये भी अच्छा नहीं मानते हैं, इसकी छाया भी अच्छा नहीं मानते हैं। और सामने इस दरवाजे के सामने, इसमें लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ये मकान के दुगने ऊंचाई से अगर दूरी पर हो, मकान के दुगनी ऊंचाई के, जैसे आपका जो मकान है 25 फीट ऊंचा है, तो 50 फीट से ज्यादा दूरी पर अगर ये वेद बन रही हो, तो इसकी प्रभाव नहीं होती है, कम हो जाती है, इसकी इंटेंसिटी वीकर हो जाती है। जैसे आपका मकान इस तरफ है, रोड के दूसरी तरफ अगर पोल हो, इलेक्ट्रिकल पोल हो या फिर टेलीफोन की पोल हो या किसी तरह का खंभा हो, तो उसकी प्रभाव में कमी आ जाती है। तो यह जो वेद है, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए, घर के विकास के लिए कहीं न कहीं नुकसानदायक है, और इससे बच के चलना चाहिए। अगर इस तरह का कहीं स्थितियां बन रही हो,
तो उसके लिए एक पाकुआ दर्पण आता है, मैं इसे आपको दिखा देता हूं। पाकुआ दर्पण, पाकुआ दर्पण। तो अगर अपने द्वार के ऊपर में उस दर्पण को अगर लगा डालेंगे तो उससे उसकी छाया जो है, जो पोल की छाया है या उस पे आना चाहिए। उससे क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा और उसकी नुकसान जो देने की गतियां है, इंटेंसिटी है, वो थोड़ी कमजोर हो जाएगी। इसके बचाव का एक मात्र तरीका है, अगर ऐसा ना हो, पाकुआ दर्पण की मिलने की में मुश्किल हो रही हो, तो एक जो मिरर, जिसे हम लोग चेहरा देखते हैं, उस मिरर को भी एक फीट बाई 1 फीट में या 6 इंच बाई 6 इंच का मिरर भी आप लगा सकते हैं। जिस तरह मोबाइल ऐसे है, इससे बड़ा मिरर भी आप ऐसे लगा सकते हैं, और उससे क्या होगा कि वो आपका रिफ्लेक्ट कर देगा, उसके जो रुकावटें हैं, जो वेग उत्पन्न कर रहा है, उसमें वो कमी आ जाएगी। इसका हमें ध्यान देना है। घर के अंदर भी द्वार के आंतरिक भेद भी होता है, एक दरवाजे के सामने दूसरे दरवाजा होता है। इस प्रकार का हमें घर के अंदर भी दरवाजा नहीं बनानी चाहिए, एक दूसरे को काट रहे हो। बड़े द्वार के सामने तो छोटा द्वार कभी नहीं बनाना चाहिए, ये भी भेद है एक तरह से। लेकिन दो समान आकार के द्वार को एक दूसरे के सामने रखी जा सकती है। 3 द्वार को एक दूसरे के सामने बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, चाहे वो एक समान आकार की क्यों ना हो। तो उसके लिए जो बढ़िया जो एक बात है, स्फटिक बॉल, दूसरे दरवाजे के मध्य में एक स्फटिक बॉल लगा देनी चाहिए, तो उसका जो मिलने वाले दुष्प्रभाव है इसमें कमी आ जाएगी। ये देखिए, ये दर्पण है, ये दर्पण है, ये दर्पण है। तो इसका इस्तेमाल हमें करना है। एक दर्पण का भी इस्तेमाल करी जा सकती है, इस दर्पण का। इस तरह एक छोटा दर्पण भी आता है, इसका भी इस्तेमाल करी जा सकती है। अब स्वर वेद भी एक तरह का एक वेदी है। बहुत सारे जगहों पे जब आप जाते हैं या अपने घरों में देखा होगा, दरवाजा खोलते या लगाते समय है तो कर्कश आवाज होता है। बहुत लोगों के घरों में होता होगा, आप सबों के घरों में हो रहा होगा, जिसको आप ध्यान नहीं देते होंगे। तो ये भी लेकिन एक वेद कहलाता है। दीवार या भूमि आदि से रगड़ने से खुलता है या बंद होना, दरवाजे के आर पार किसी भी तरह का छिद्र का होना अच्छा फल नहीं देता है। यह भवन में निवास करने वाले के लिए नाना प्रकार के विघ्न बाधा एवं संकट उत्पन्न करता रहता है। अतः भवन को इस दोष से मुक्त होना चाहिए। तो क्या करना है? ऐसी प्रयास करनी है कि दरवाजे खोलते या लगाते समय आवाज ना आए। अगर आवाज आ रहा हो तो उसे हम ठीक करा लें, नहीं तो तरह तरह के परेशानियों का सामना होते देखा गया है इस तरह का रहने में। एक कोण वेद है, तो मकान का कोई कोण छोटा हो तो उसे कोण वेद कहते हैं। हम लोगों ने कहा ना, सब कोण, 4 कोण की प्रधानता है, 3 कोण की भी प्रधानता नहीं है, 5 कोण की प्रधानता नहीं है। तो ये कोण छोटा भी नहीं होना चाहिए। जिस क्षेत्र का कोण छोटा हो वो फल अच्छा नहीं देगा, इसको आपने पहले आप समझ चुके हैं। तो कोण भी हमारा कम से कम 4 होना चाहिए। ज्यादा कोण भी नहीं हो, कम कोण भी नहीं हो, नहीं तो जिधर से कोण में कमियां आएगी उससे परेशानियां बढ़ेगी। जिस कोण में वृद्धि होगी उस कोण से संबंधित प्रभाव में वृद्धि होकर के उससे संबंधित परेशानियों में वृद्धि करेगी।
इसे भी हमें जानना है। आपने देखा बहुत सारे घरों के सामने, छोटे शहरों में तो खासकर, द्वार के सामने हैंडपंप लगा दी जाती है, या गांव में देखा जाए तो कुआं का निर्माण कर दी जाती है, या बहुत सारे जगहों पे सामने सेफ्टी टैंक की निर्माण कर दी गई है दरवाजे के ठीक सामने। तो ये अभी एक तरह का वेद है, का ऑब्स्टेकल है। इससे धन की कमी बनी रहती है, या जिस दिशा में और जिस ग्रहों की प्रभाव को कमी बेसी करता है उससे संबंधित प्रभाव में कमी बेसी करता है। इससे भी घर को दोष से मुक्त रखना चाहिए। मुख द्वार के सामने गेहूं पीसने की मशीन या तेल ब्रह्मवेद कही जाती है। इस दोष से युक्त भवन रहने वाले का जीवन अस्त व्यस्त होता है, परिवार में कलह बना रहता है। अतः इससे भी हमें बचना है, इसके रहने पे भी हमें सावधानी बरतनी है। प्रवेश द्वार के सामने किसी भी तरह का जानवर बांधने का कील या फूटा होना कील वेद कही जाती है। इस वेद के कारण ये वेद जिस दिशा से ले रही है उससे तत्संबंधी प्रभाव में कमी देती है। इसको इस रूप में आप समझें। मुख द्वार के सामने स्टोर रूम, गैरेज, वॉचमैन केबिन आदि का होना भी वास्तु दो वेद कहलाता है। इसके फलस्वरूप धन की कमी बनी रहती है। एकदम दरवाजे के सामने नहीं हो, एंगल पे हो, कोणीय एंगल पे हो, इसका हमेशा ध्यान रखें। और एक बात और ध्यान रखें, रजनीश खास करके इस बात का ध्यान रखें। रजनीश, विक्रम, महिमा, जो भी लोग हैं इस बात का एकदम ध्यान रखें कि मकान जो बनाते हैं, मकान की लंबाई या चौड़ाई के बीचों बीच मुख द्वार का होना एक वेद है। मकान की लंबाई या चौड़ाई के ठीक बीचों बीच मुख द्वार का होना एक वेद है। इसे इस स्थान से थोड़ा अलग हटके होना चाहिए। इसकी चर्चा मैं डायग्राम में आगे करूंगा, जब आपको द्वार में किस स्थान से द्वार होना है उसमें जब मैं बताऊंगा तो मैं बताने का फिर एक बार प्रयास करूंगा। मुख दरवाजे के सामने पानी का नल नहीं होना चाहिए। पानी का संबंध धन से है। क्योंकि अगर इसमें पानी हमेशा बहता रहेगा तो ये धन का अपव्यय कराएगा। इसलिए मुख द्वार के सामने पानी का नल कभी नहीं रखना है। चित्रवेद मकान में बाघ, सिंह, तेंदुए जैसे क्रूर या कौवे, उल्लू, गिद्ध जैसे हिंसक पशु पक्षियों या भूत प्रेत आदि का चित्र का होना चित्रवेद कहलाता है।
बहुत सारे घरों में हम लोग देखते हैं कुछ पशु के खाल के अंदर भूसा भर करके उस पशु का पिक्चर पूरा ये बना रहता है। ये घर में नहीं रखना है। बहुत सारे जगहों पे देखा है कि जानवरों का सींग जो है भी लोग शो तौर पे रखते हैं, मॉडल के रूप में रखते हैं, सजा के रखते हैं। ये नहीं रखना है। इशारे चित्र वेद के रूप में वेद एक आती है। मकान में कबूतर का वास अशुभ होता है। आप सब ध्यान से इसे जान लेंगे। जिस मकान में कबूतर का वास हो वहां पे अशुभ प्रभाव में वृद्धि होने लगती है। बहुत सारे ऐसे घरों में क्रूर पशु पक्षियों के शिल्प मॉडल के रूप में लोग, मैंने अभी चर्चा किया, भूसा भरकर मॉडल बना देते हैं और मूर्तियों आदि का होना शिल्प वेद भी कही जाती है। राजतंत्र के समय राजे महाराजे बाघ सिंह आदि का शिकार कर उनकी खाल में मसाले भरकर उन्हें अपने ड्राइंग रूम में सजा कर रखते थे। आज भी कहीं घरों में ये पाए जाते हैं। जानवरों की खालों का इस तरह रखना शिल्प वेद है। इस वेद से युक्त मकान में रहने वाले की आयु घटती है, आयु में कमियां होती है। एक मंजिल पर दूसरी मंजिल बनानी हो, इसमें बहुत बड़े सिविल के बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, मैं जानता हूं। एक मंजिल से दूसरी मंजिल बनानी हो और दोनों की ऊंचाई समान हो तो उसे समवेद कहते हैं। अगर किसी एक मिनट आपका चैट में जो था, एक मिनट, अगर किसी बंद पड़े फ्लैट में कबूतर का वास है उसे खरीदना चाहिए या नहीं? कबूतर का जो वास है, जब आप उस घर में जाएंगे तो कबूतर का वास खुद ब खुद हट जाएगा। लेकिन यदि आप रहते हो उसमें कबूतर की खोता हो या कबूतर वहां रह रहे हो तो वो अच्छा नहीं फल देता। जी ठीक है सर, यही कंफ्यूजन था। हाँ, वो अच्छा फल नहीं देता है। जी सर। तो जो अभी हम समवेद के बारे में चर्चा कर रहे थे कि एक मंजिल से दूसरी मंजिल बनानी हो और दोनों की ऊंचाई समान हो तो उसे समवेद कहते हैं। बहुत बड़े बड़े इंजीनियर बैठे हैं। मैं किसी एक इंजीनियर से, मैं नाम नहीं लेता हूं, कोई भी एक सवाल का जवाब दें अपना ऑडियो ऑन करके। क्यों ऐसा? तब मैं आगे बढ़ूंगा। एसआर सिंह साहब आप जवाब दें। आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब दें, क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए? क्योंकि आप तो बहुत बड़े सिविल के बहुत बड़े इंजीनियर हैं। आपने बीएसएनएल का जीएम से रिटायर किए हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि आप साहब दे सकते हैं। हमारे यहाँ सर जैसे 10 मंजिल बनाना हो तो 10-10 फीट का हम लोग तो बनाते थे सर, चूंकि वास्तु का ज्ञान नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग में ऐसी चेहरा और दिखाइए ना आप अपना। हाँ। सिविल इंजीनियरिंग में सर ऐसी बात तो आई नहीं। हम लोग तो इक्वल हाइट का 10 मंजिला भी बना दिए बिल्डिंग ऑफिसेस के लिए। तो वास्तु का ज्ञान तो उस समय था नहीं, तो इसलिए सिविल में तो बनाते हैं। और इसमें कुछ बताएंगे मुझे? क्योंकि उसमें डिजाइन और कंस्ट्रक्शन जो है हमको रिपीट करना पड़ता है, तो एक ही तरह से सरिया लगाते हैं, छत का डिजाइन एक हो जाता है, कॉलम, ये सहूलियत होती है सर इक्वल रहने से। ठीक है, सुबोध सिन्हा सर आप कुछ बताएं मुझे। आप तो सबसे वरिष्ठ हैं यहाँ पर। ठीक है सर, सीताराम जी ठीक ही बोल रहे हैं।
कि हम लोग आर्किटेक्ट का दिया हुआ ड्राइंग आता था। आपका और आवाज थोड़ा कम आ रहा है मुझे, वो थोड़ा सा आप जोर से बोले, मुझे कम आ रहा है आवाज। आर्किटेक्ट का जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग आता है उसमें हम लोग स्ट्रक्चरल पॉइंट से उसका सेम सीलिंग हाइट रख के ही डिजाइन करते रहे सिविल वाले, तो इसलिए हाइट में हम लोग चेंज तो नहीं किए हैं कभी। हाँ, एक्सचेंज बिल्डिंग होता था, टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग वगैरह में। आपकी तो आवाज पूरी मुझे नहीं इसमें सुनाई पड़ रही है, आप थोड़ा सा और सही से, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही मेरे तक पूरी। आवाज नहीं जा रही है सर? अब थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको। हाँ, तो वही है, सीताराम जी एसआर सिंह ठीक बोल रहे हैं कि अच्छा हम अच्छा, लोग जो ऑफिशियल बिल्डिंग बनना है उसमें सेम हाइट ही उसको रखते थोड़ा हैं। कम नहीं करते हैं, थोड़ा भी कम नहीं करते हैं स्टेबिलिटी के लिए? स्टेबिलिटी के लिए तो वाल लोड जो है, वाल का लोड वाल पर गया या वाल का लोड बीम पर गया, तो इसलिए कम तो नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत कम नहीं लेकिन करते? हाँ, वो पॉइंट आप ठीक कह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भीतर साइड में, जैसे मंदिर वगैरह में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा भीतर जाता है समूचा उसका जो रिंग है, तो वो स्टेबल तो होता है, तो वो स्टेबल हो सकता है। लेकिन यहाँ तो बीम और कॉलम जब होता है तो उसी बीम पर कंक्रीट लोड आएगा। अगर बीम का साइज विड्थ मतलब ज्यादा होता है तब तो वो थोड़ा सा आगे पीछे तब भी नहीं करते हैं हम लोग, आउटर साइड में ही देते हैं, वो भीतर में नहीं देते हैं। इसलिए यह प्रैक्टिस नहीं रहा अच्छा हम अच्छा, लोगों में क्योंकि टेलीफोन विभाग में या आप तो सिविल के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, आप सिविल के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, और ये विषय आप ही का है, इसलिए मैं आप लोगों से पूछा। मैं कुछ लेकिन बोल वास्तु में सकता थोड़ा डिफरेंट। हाँ विक्रम बताइए। हूँ सर? जब हम तो प्लानिंग इंजीनियर और स्ट्रक्चर इंजीनियर दोनों के तौर पर काम कर हाँ रहे हाँ, हैं, और इस बात का हम लोग ध्यान रखते हैं थोड़ा अक्सर। जोर से बोलिए, मुझे तक आवाज आनी चाहिए। अभी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, अब आ रही है। हाँ सर, तो जो हम लोग बेसमेंट डिजाइन करते हैं, या मान लीजिए कि किसी जमीन के नीचे अगर हम लोग फ्लोर बना रहे हैं, बेसमेंट के नीचे अगर -3 फ्लोर्स है, तो अक्सर ये कोशिश करते हैं कि रैंप के कारण उसका हाइट हम लोग थोड़ा हाइट मतलब ऊंचा रखें, और बेसमेंट में भी हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि थोड़ा हाइट ऊंचा रहे। अभी मेरा एक बना हुआ एक रिजॉर्ट है जिसमें हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर का हाइट 16 फीट रखा है, ठीक। और उसके बाद ऊपर जाते जाते हम लोग 14 फीट 12 फीट के अनुसार होटल्स रूम ये सब डिजाइन किया है। इससे सर 2-3 फायदा हुआ। सिविल इंजीनियरिंग में IS 456 जब हम लोग देखते हैं, इसमें लोड कॉम्बिनेशन का एक चैप्टर है पूरा, तो उसमें क्या होता है, लाइव लोड, डेड लोड, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, इन सब का एक कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो अगर हम लोग विंड लोड ले रहे हैं तो अर्थक्वेक लोड नहीं लेते हैं, अर्थक्वेक लोड ले रहे हैं तो विंड लोड नहीं लेंगे। अक्सर गया में चूंकि ये जोन 3 में आता है, तो लाइव लोड, डेड लोड और विंड लोड का कॉम्बिनेशन अक्सर लिया जाता है, क्योंकि ये जोन 3 में है। और हम लोग ईटैप्स या स्टैट्रो में जब इसका डिजाइन करते हैं तो हम लोग जोन 3 डाल के ही करते हैं। तो जब हम लोग हाइट ऊपर से डिक्रीज करते हैं, तो अक्सर कॉन्ट्रैक्टर लोग नहीं चाहता है कि इसका हाइट को डिक्रीज किया जाए या इंक्रीज किया जाए, क्योंकि उन लोगों ने शटरिंग और सेंटरिंग मटेरियल बनाने में उन लोगों का कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। लेकिन हम लोग स्टेबिलिटी के लिए और डेड लोड को घटाने के लिए, जो सेल्फ वेट होता है, इसके कारण कहीं कहीं पे हम लोग हाइट को घटाते हैं सर ऊपर में, ताकि हमारा बिल्डिंग पे लोड जो हो, डेड लोड जो हो, वो कम हो। इसके कारण हम लोग इस चीज को करते हैं। रजनीश, आप भी कुछ बताएंगे इस पे? रजनीश, चलो, तो हम तो अभी तक जो भी काम किया है उसमें तो वैसे इक्वल हाइट तो नहीं दिए हैं अभी तक। एक्चुअली मैं पहले से भी आपसे कुछ कुछ जानता था, इस वजह से। बाकी तो वो जो है कि सिंपल जो है कि आदमी इक्वल लोड देता है, एक्चुअली है कि कॉन्ट्रैक्टर का ही उसमें सुविधा होता है। हमारे हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इक्वली हाइट दें। वैसे वर्बली अभी तक हम जितना प्रोजेक्ट किए हम सब में लोड को एक्चुअली कम करते ही गए, नीचे से ऊपर जब भी लोड किया हम उसको हाइट को कम करते ही गए। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। सब लोगों ने बहुत अच्छा से जवाब दिया। आज का क्लास मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग की कंसेप्ट बहुत अच्छा चल रहा है, और जो मेरी एक साधना है, मेरी एक सोच है, मुझे लग रहा है कि उसमें हम कामयाब होने जा रहे हैं। तो समवेद का मतलब है कि एक मंजिल से दूसरी मंजिल बनानी हो तो दोनों को ऊंचाई समान नहीं रखना है, समवेद कहते हैं उसे।
थोड़ा ऊपर की हाइट में कहा जाता है कि अगर 10 फीट का लिए हैं, 11 फीट लिए हैं, तो ऊपर में थोड़ा भी 2 इंच भी कम कर दें, लेकिन कम कर दें, ऐसा वास्तु में कहा गया है। साइंटिफिकली आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, सिविल का मुझे कोई और नॉलेज नहीं है, लेकिन वास्तु की जो हिसाब से है कि उसको कम कर देना चाहिए। कम कर देने से उसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है, ऐसा वास्तु में कहा गया है। मैं नहीं जानता हूँ कि वास्तु में कहा गया है, ये विषय सिविल का, इसलिए आप लोग से मैं जानने का प्रयास किया। ये साइंटिफिक भी है सर, बिल्कुल साइंटिफिक है, साइंटिफिक भी है सर। अगर आप ठीक है, मैं नहीं इसको साइंटिफिक अपने रूप से कह सकता हूँ ना, क्योंकि मैं उसके ज्ञाता हूँ नहीं, इसलिए मैं कह नहीं सकता हूँ। हाँ, तो आप लोग बोलेंगे, आपका विषय है, आप बोल सकते हैं, मेरा कोई विषय नहीं, इसलिए इस पे मैं कोई अपनी बातें नहीं कर सकता। मैं अपनी वास्तु की बात करता हूँ। आप सर सही बोल रहे हैं एकदम। एक्चुअली में वास्तु शास्त्र की जब रचना हो रही थी ना, तो उस समय नीचे में 20 इंच का दीवार बनता था, उसके ऊपर 15 इंच, फिर उसके ऊपर 10 इंच। तो स्टेबिलिटी के लिए उस समय फ्रेम स्ट्रक्चर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और आजकल जो हमारे जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर विक्रम जी बता रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर वाले बीम कॉलम वाले इसको मैंने ना भी माले तो उनको फायदा हो ना हो, लोड बियरिंग में बहुत फायदा होता है घटाने से। सर आपका कॉन्सेप्ट सही है। जी जी, चलिए धन्यवाद। हम एक, मुझे भी थोड़ा बहुत इसकी ज्ञान है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरा ज्ञान को सही कहा, इसलिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कहने का मतलब है कि हमारे वास्तु में कहा जाता है कि निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल का हिस्सा ऊंचाई 1/12 हिस्से भी कम रखनी है, लेकिन कम रखनी चाहिए, नहीं तो समवेद हो जाता है। समवेद के कारण मकान की ड्यूरेबिलिटी नहीं होती है और मकान बहुत अच्छा फल देने वाला नहीं माना गया है। तो थोड़ी ऊंचाई में कम हो जानी चाहिए, स्टेबिलिटी के दृष्टिकोण से हमारे वास्तु में इसकी बात कही गई है। अंतर्वेद, जब 2 मकानों के बीच एक प्रवेश द्वार का होना अंतर्वेद कहलाता है। ऐसे मकान में रहने वाले कही जाती है कि क्रोधी होते हैं, इसलिए अंतर्वेद नहीं होना है। छायावेद, कहा जाता है कि मकान पे, मैंने पहले भी कहा, किसी तरह का ध्वजा का, मंदिर का, पेड़ का, पहाड़ का छाया नहीं पड़नी चाहिए। और छाया भी बहुत प्रकार का होता है। जो मंदिर छाया की मैं बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ी सी मैं चर्चा कर रहा हूँ। भवन में पूर्वाह्न में 10 बजे से 3 बजे तक पड़ने वाले किसी मंदिर की छाया से होने वाले वेद को छाया वेद कहते हैं। इसके फलस्वरूप परिवार में अशांति रहती है, व्यवसाय में नुकसान होता है, बच्चों के विवाह और संतान में विलंब होता है। बहुत सारे ऐसे घरों का देखने का अवसर मुझे मिला है अपने जीवन काल में। मंदिर के पास वाले घर वाले लोगों को इस तरह की परेशानियों की सामना करनी पड़ती है। उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, जो मैंने पाकुआ दर्पण जो बताया है, सिंपल सा मिरर अपने मकान में इस तरह का लगा दें छत पर कि उस मंदिर का छाया नहीं पड़ सके, उसकी ध्वजा की छाया नहीं पड़ सके, अन्यथा आपको थोड़ी कष्ट की सामना करनी पड़ेगी। ध्वजा की छाया, हनुमान जी के ध्वजा हम लोग लगाते हैं अपने घरों में भी, तो उससे भी, या किसी मंदिर के में इस भी ध्वजा लगाई जाती है, उसका छाया भी पड़ता है। इस तरह के छाया वेद जो है, अगर पूरब से रूप से आ रहा हो तो बुद्धि मंद होता है, हृदय रोग की संभावना बन जाती है, और इस तरह का हमारे स्वास्थ्य पे उसका खराब प्रभाव पड़ता है। पर्वत छाया वेद है, किसी पहाड़ के नीचे आप रहते हो, उसकी भी छाया पड़ती हो, तो भी आपके लिए, आपकी प्रगति के लिए, आपकी ख्याति के लिए, आपके विकास के लिए एक बहुत बड़ा बाधक बनता है। इसे भी नहीं होना चाहिए। खास करके कल या परसों किसी ने मुझे फोन करके क्वेश्चन पूछा कि हमारे घर के पीछे में पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, शायद वो पश्चिम की तरफ या पूरब की तरफ बताया, आई डोंट नो, मुझे नहीं याद है। ये पीपल का पेड़ है। मैंने पूछा कि छाया पड़ती है कि नहीं, तो नहीं, छाया नहीं पड़ती। मैंने कोई बात नहीं, अगर छाया पड़ती हो संध्या 10 बजे से खास करके 3 बजे तक, तो उसे छाया वृक्ष छाया वेद कहते हैं। यह विकास को रोकता है। खास करके पूरब और उत्तर की तरफ की छाया वेद जो है वो अच्छा नहीं मानते हैं। पश्चिम की तरफ अगर दूर हो तो वो हमारा मतलब कि वृक्ष छाया वेद में नहीं आएगा। लेकिन पूरब की तरफ अगर दूर भी थोड़ा हो, हमारे मकान की दुगनी ऊंचाई के से ज्यादा दूर ना हो, तो वो छाया वेद में नहीं, लेकिन वो वेद जरूर आएगा। इसलिए इससे हमें ध्यान देना है। मकान में जो है
किसी भी तरह का प्रवेश द्वार के सामने इमली का पेड़ हो तो गृह स्वामी के लिए अच्छा फल नहीं देता, ये आप ध्यान देंगे। आपके प्रवेश द्वार के सामने किसी इमली का पेड़ हो तो अच्छा फल नहीं देगा, पलाश का पेड़ हो तो अच्छा फल नहीं देगा, गुल्लर का पेड़ हो तो अच्छा फल नहीं देगा। गुल्लर के पेड़ से नेत्र ज्योति में कमी आती है, इमली के पेड़ से गृह स्वामी की आकस्मिक मृत्यु का भय बनता है, और पलाश का वृक्ष से हमेशा आदमी डिफीट होता है, पराजित होता है। तो कहा जाता है कि किसी भी घर में किसी भी पेड़ का जो छाया है, कटीले वृक्ष का होना, जैसे सामने मुख्य द्वार के सामने बेर, खजूर, बबूल या अन्य कटीले वृक्ष का होना भी अच्छा नहीं होता है। इसके फलस्वरूप मकान मालिक जीवन भर बीमार रहते हैं। आंगन में दूध वाले वृक्ष भी नहीं होनी चाहिए, जैसे बरगद है, अकवन है आदि का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग बादाम, खजूर, आम, अंगूर, बेर, केला ये सब आंगन में लगा देते हैं, ये भी नहीं लगाना चाहिए। देवताओं का वृक्ष भी आंगन में नहीं लगाना चाहिए, केवल तुलसी का ही इस्तेमाल हमें आंगन में करनी है। केला गंधर्व का पेड़ है, तो लाल कनेर सूर्य देव का, कनेर का भी पेड़ वो लगाते हैं, उसमें दूध निकलता है, उसे अपने घर में नहीं रखना है, आंगन में नहीं रखना है, प्रवेश द्वार के सामने न रखें। केवल सिर्फ तुलसी का पौधा लगाएं, घर में अच्छा रहेगा और इससे बढ़िया फल मिलता है। कई बार ऐसा मिलता है किसी भी गली या सड़क आगे जाकर बंद हो जाती है और उस स्थान पे कई भूखंड होते हैं, जो पिछले क्लासेस में मैंने दिखाने का प्रयास किया था कि सामने रोड जाके खत्म होती है, फिर मकान है। तो इस तरह का भूखंड जो है बंद या कैदी भूखंड कहा जाता है। इस तरह की भूखंड को बंद या कैदी भूखंड कहते हैं। यह भूखंड हमारे आवासीय दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं होता और इस तरह का भूखंड को हमें त्यागना चाहिए। लेकिन अगर पहले से है तो उसके लिए भी हमें पाकुआ दर्पण का इस्तेमाल करना है। पाकुआ दर्पण का बहुत ही उपयोग है। पाकुआ दर्पण ना हो तो आप सिंपल सा मिरर का भी आप इस्तेमाल करते हैं। मकान में बहुत जगह आपने देखा होगा प्रवेश करती मकान सुना सुना या डर जैसी स्थिति महसूस होती है, तो मकानों के दृष्टि वेदयुक्त मकान कही जाती है। यहाँ पे आर्थिक और मानसिक स्थिति से अच्छा नहीं माना। बहुत सारे आप मकान में ले जाएं, छोटा बच्चा को ले जाएं, जाकर तो रोने लगता है, तो भी इस तरह का मकान भी कहा जाता है कि अच्छा नहीं है। इसमें पूजा पाठ, वास्तुदेव की पूजा पाठ करके उस तरह के मकान में प्रवेश करी जाए। किसी भी मंदिर का भी जो फल है मकान के पास अच्छा नहीं होता है। ये कहा जाता है किसी भी मंदिर का समीप मकान होना बार बार मंदिर में स्थित देवताओं के दोष में आते हैं, जिसे देवालय वेद कहा जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि मंदिर के आसपास 100 फुट के विस्तार में मकान नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो उसमें रहने वाले को ध्वज दोष के कारण पीड़ा होती है। तो इस तरह भी जो है, अगर मान शिवालय है तो भगवान शंकर के उग्र रूप होने के कारण से शिवालय के पास रहने वाले के स्वभाव में भी उग्रता होता है। तो इस तरह हम जो है किसी भी तरह का जो वेद है उससे हमें बच के चलना है, और घर में भी जो है हमें जो है इस तरह का ध्यान देना है कि किसी भी तरह का वेद ना हो और उस वेद से हमें बचाव करके चलनी चाहिए। इस तरह आज जो है हम आपकी इस कक्षा का समझिए कि एक पार्ट हमने खत्म किया जो फंडामेंटल वास्तु की कंसेप्ट है। अब मैं आपकी एक्चुअल वास्तु पे मैं आऊंगा जो गृह वास्तु के रूप में आएगा। बोरिंग कहाँ करनी चाहिए से प्रारंभ होगी शायद संभवतः, तो उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप अलग अलग चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। इस क्लास में मैं समझता हूँ कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं कोई है तो आप पूछ सकते हैं। अगर घर की छत पर कबूतरों का वास है तो ठीक है। आवाज नहीं आ रहा है, एक बार फिर से। घर की छत पर अगर कबूतर का वास है तो ठीक है। छत पे तो आ रहा है, जा रहा है ना। अगर उसका घोंसला घर में बनता है वो अच्छा नहीं है, उसको अच्छा नहीं मानते।
घर में तो आ रहा है, दाना के लिए आता है जाता है, तो उसको ऐसा नहीं मानते। तो पशु पक्षी छत पे तो आते ही रहते हैं ना। कबूतर के दाना खिलाने से केतु के दुष्प्रभाव में कमियां होती है, इसलिए अवश्य कबूतर को दाना खिलाना चाहिए। हर आदमी के केतु के दुष्प्रभाव में कमी होने के लिए, आकस्मिक केतु के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए कबूतर को दाना खिलाना चाहिए। बाहर वाले बॉक्स में बाहर का जो बॉक्स होता है बिल्डिंग के बाहर जो रहता है, बॉक्स में आके बैठता है अगर कबूतर, तो घोंसला नहीं बनाता, लेकिन आके बैठता है अक्सर। नहीं, अगर वहां बैठ करके वो घोंसला बना ले, अंडा दे, बच्चा पैदा करे, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा अच्छा, आके बैठता है तो हाँ, वो बैठेगा ना, घर है तो आएगा ही आएगा। अब तो उनको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन घर में वो लगातार अगर रहते हों तो उसको अच्छा हम वास्तु के दृष्टिकोण से नहीं मानते। इसलिए कि इधर नोएडा साइड में तो 100% मकान में वो कबूतर का बाहर में आके बॉक्स में रहता है। बाहर में की कोई बात नहीं, इसको क्या किया, घर के भीतर नहीं आ पाता है या घर के अंदर में, जैसे मकान है, मकान के अंदर में कहीं पे घोंसला बना लिया तो उसको अच्छा नहीं माना जाता है। अब आ रहा है, जा रहा है, छत है, वो आ रहा है, दाना चुनता है, चला जाता है, तो उसको क्या किया जा सकता है। सर घर के बालकनी में फूल का पौधा लगाना है कि नहीं? तुलसी जी का पौधा शुद्ध है। हाँ, तुलसी जी का पौधा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विभिन्न तरह के फूल पौधे और सम्मी का पौधा, बेली है, चमेली है, जैसे सबका, रातरानी है, सबका फूल। हम पर्यावरण वास्तु आपको पढ़ाएंगे, इसमें मैं बताऊंगा कि क्या फूल ऑस्पिशियस, कौन सी पौधा हमारे लिए ऑस्पिशियस है, कौन सी पौधा से हमें बचना है, मैं बताऊंगा। जी, सम्मी का पौधा नहीं, सम्मी का वृक्ष भी ऑस्पिशियस है, इससे लगाना चाहिए, सम्मी का पूजा करना चाहिए, उसको जल देना चाहिए। जी जी। इस क्लास को हम बंद करते हैं। सर मेरा एक सवाल सर। हाँ। सर जैसे मेरा घर का मेन दरवाजा है नॉर्थ में, थोड़ा आवाज कम आ रहा है, थोड़ा सा आवाज कम आ रहा है। मेरा घर का मेन दरवाजा है नॉर्थ में, हाँ। और नॉर्थ ईस्ट में जो दूसरे का प्लॉट है वहाँ पे बहुत सारा पेड़ है, तो इसका क्या बहुत सारा क्या है? बहुत सारा वृक्ष है, पेड़ है, हाँ, गुल्लर का है, देवदार का है, ये सब पेड़ है। तो हमको अपना घर का दरवाजे के पास वो लगाना पड़ेगा क्या, मिरर? हाँ, मिरर सिंपल भी मिरर आप लगा सकते हैं। ये मिरर नहीं मिलता हो, सिंपल मिरर भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। बिल्डिंग के आगे वाला लॉन अगर पेड़ पौधे हैं तो वो भी क्या नुकसान देंगे? छोटा छोटा पौधा नुकसान नहीं करते, बड़े पौधे के नुकसान की बात है। छोटा छोटा पौधा नुकसान नहीं। आम का पेड़ नहीं होना चाहिए। आम का पेड़ तो वास्तु में मना करी जाती है। आम के पेड़ के साथ अगर आम का पेड़ पहले से है तो उसके बगल में सम्मी का वृक्ष लगा दे। अच्छा, सम्मी के। मैं पर्यावरण वास्तु पे इसको क्लियर करूंगा। हम इस क्लास को अब आप लोगों से इजाजत चाहता हूं, बंद करूं? जी सर। ठीक है, फिर हम बृहस्पतिवार को 13 तारीख को इसी समय इसी वक्त फिर आप लोगों के समक्ष में मिलूंगा, कुछ नई विषय लेकर के उसको मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ। वो आपका वो जो किताब था उसमें लिखा हुआ था निर्गुंडी का पेड़, निर्गुंडी की किसी को समझ में ही नहीं आता, वो सम्मी ही है क्या? वो सम्मी क्या, सम्मी क्या, कहीं कहीं उसको खेजड़ी भी बोलते हैं। एक बात मैं और बता दे रहा हूँ, उसको कहीं कहीं खेजड़ी भी बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, तो बंद करूं? ठीक है सर। चलिए, फिर हम लोग बृहस्पतिवार को मिलते हैं 13 तारीख को इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार। सब लोग ठीक से रहें, बढ़िया से रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार सर। नमस्ते। सभी लोग को